ग्लो करती स्किन किसको पसंद नहीं। होता ये है कि त्वचा को लेकर हम हमेशा उलझन में रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कैसे त्वचा की केयर करें, और ऐसे में कभी कभी परिचित के देखा देखी ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसका खामियाजा हमारी त्वचा को भुगतना पड़ता है। घर आंगन के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के इस अंक में स्वस्थ त्वचा और आपका व्यक्तित्व कैसे बना रखे, उसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स अस्पताल में कार्यरत डर्माटोलॉजिस्ट एवं कंसल्टेंट डॉक्टर सौम्या सचदेवा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर त्वचा की बात करें, जैसे कि आज का हमारा अंक है कि स्वस्थ त्वचा कैसे रहे, और इसका प्रभाव तो हमारे व्यक्तित्व पर बहुत पड़ता है, तो त्वचा को समझें तो किस तरह से हम समझें कि कितनी तरह की त्वचा होती है। और अगर कोलेजन की बात करें तो डॉक्टर साहब कोलेजन का क्या रोल रहता है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। त्वचा कई तरह की होती है। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन टाइप होती है। तो उस तरीके से आपका स्किन केयर डिफर करता है, चेंज हो जाता है। और कोलेजन की बात करें तो कोलेजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे फेस में, हमारे स्किन में टाइटनेस लेके आता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन कम बनता है। तो उस कारण जो साइंस ऑफ एजिंग है, एजिंग के जो सारे साइंस होते हैं, जैसे झुर्रियाँ आ जाना, फाइन लाइंस आ जाना, ओपन पोर्स हो जाना, तो ये सब जो है कोलेजन की कमी से और कोलेजन कम होने से, उम्र बढ़ने से पाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर डेली केयर रूटीन की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, किसी के देखें तो बहुत ऑयली होती है, और अगर किसी के देखें तो बहुत सेंसिटिव होती है, यानी एलर्जी हो जाती है उनको छोटे छोटे प्रोडक्ट से भी। तो कैसे समझे कि किस तरह हम अपना डेली केयर रूटीन करें, और क्या स्किन का भी इसमें रोल होता है कि ड्राई स्किन के लिए अलग डेली रूटीन है और ऑयली के लिए, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। हर तरह की स्किन का अलग स्किन रूटीन होता है। एक बेसिक जो स्किन रूटीन आप सबको फॉलो करना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने सारे मरीजों को सबको समझाती हूँ, अपने शुभचिंतकों को, कि जब आप दिन अपना शुरुआत करें तो एक मॉर्निंग रूटीन रखें जिसमें आप उठने के बाद क्लेंजर, फिर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, इसे एक बेसिक रूटीन कहते हैं। और ऐसे इसे एएम रूटीन बोलते हैं, मतलब मॉर्निंग रूटीन। और ऐसे ही नाइट टाइम पे क्लेंजर और मॉइस्चराइज़र, अपना फेस वॉश करने के बाद मेकअप हटाने का। तो ये तो एक बेसिक रूटीन होता है, और इसमें भी फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम। अब उसमें ऑयली स्किन, ड्राई स्किन में सब में डिफर करता है। जैसे कि ऑयली स्किन में हम जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स हम ड्राई स्किन में देते हैं, सेंसिटिव स्किन में अगेन अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने स्किन टाइप को समझ के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें, किसी की ऐसे रिकमेंडेशन पे या अपने आप ही चीज़ों को ना यूज़ करें, क्योंकि उनका नुकसान हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, अक्सर आपने बताया कि ऑयली के लिए अलग बेस होता है, और अगर ड्राई स्किन की बात करें, सूखी त्वचा, उसके लिए अलग होता है। लेकिन देखा गया है कि लोग चलते हैं कि पार्लर वालों ने अगर बता दिया कि ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो तो उससे आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी। क्या ये ठीक नहीं है? आपके हिसाब से हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है अगर डेली रूटीन की बात करें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हम तो रोज़ देखते हैं, स्पेशली लोग क्या करते हैं ना कि इसने बता दिया मुझे, पार्लर वाली आंटी ने बता दिया, केमिस्ट ने कोई दवाई दे दी। और कितनी बार ऐसा होता है कि इन दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं या कुछ हार्मफुल कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान करेगी या आपको सूट नहीं करती, उस कारण फिर रैशेज आ जाते हैं। और ज़्यादातर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, रैशेज आते हैं या आपकी स्किन में कोई भी चीज़ सूट नहीं करती है, तो बाद में जब वो ठीक हो जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो फिर वो पिगमेंटेशन छोड़ देती है, मतलब काले धब्बे छोड़ देती है, या स्कार्स छोड़ देती है, गड्ढे छोड़ देती है, और उनको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो एक छोटे सा स्टेप था कि आप एक सही पर्सन से, स्पेशलिस्ट से, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, उनको आप अपना स्किन रूटीन आप अपना सेट करें। वो ना करके अगर आप गलत चीजें यूज करें, ऐसे किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, लोग गलत चीजें यूज कर लेते हैं, और उसका फिर जो प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो बहुत ज्यादा समय तक रहती हैं, और ये गलत है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि पिगमेंट्स हो जाते हैं, काले काले धब्बे रह जाते हैं। यहीं पे एक इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, जो मुझे लगता है आज की तारीख की बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। पिगमेंट्स रह जाते हैं, काले धब्बे रह जाते हैं, और वो कभी हटते भी नहीं। तो क्या स्टीरॉइड्स के बारे में अक्सर सुना गया है कि स्टीरॉइड्स होते हैं कुछ क्रीम्स के अंदर, कुछ फेयरनेस क्रीम्स आ जाती हैं, जो अक्सर सोशल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, मीडिया की बात करें तो कहते हैं ये क्रीम लगा लो, और हमें भी लगता है गोरा, अगर हीरोइन गोरी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये स्टीरॉइड्स कितना भयावह हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है त्वचा के लिए? स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल फेस पे हम हर मरीज को बताते हैं कि आपको नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन आपको मैं खास बात बताऊं,
रोज हम देखते हैं, अगर 10 में से 3 या 4 मरीज ऐसे आते हैं जिन्होंने कुछ गलत चीज अपने चेहरे पे लगाई है, अपनी स्किन पे लगाई है, उस वजह से उनको साइड इफेक्ट्स और अब वो हमारे पास आए हैं। और स्टेरॉइड यूज से जो स्किन में प्रॉब्लम होती है उसको एक मेडिकल टर्म भी दी गई है, इसको बोलते हैं टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड स्पेशीज। इसको एक बीमारी अलग दी गई है क्योंकि ये इतना कॉमन है। तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स मतलब टॉपिकल मतलब जो लगाने वाली दवाइयों में जो स्टेरॉइड्स होते हैं, आमतौर पे बहुत सारी दवाइयों में स्टेरॉइड्स होते हैं। कई बार मैंने देखा, ये तो आप फेयरनेस की बात कर रहे हैं, फेयरनेस क्रीम्स में भी स्टेरॉइड्स होते हैं। दाद हो जाना, नॉर्मल स्किन की प्रॉब्लम्स जिनमें स्टेरॉइड्स नहीं देने, उनमें भी केमिस्ट दे देते हैं, या किसी और ने कह दिया आप ये यूज कर लो, आप मेरे को इससे आराम हो गया, आप ये यूज कर लो, किसी ने सजेस्ट कर दिया, और उसके कारण फिर आगे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, एलर्जीज हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन रह जाती है, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब बीमारी रैश ठीक होने के बाद काला निशान छोड़ जाना, वो हो जाती है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेरॉइड्स को यूज करने से। फेस पे स्टेरॉइड्स यूज करने से आपकी चमड़ी पतली हो जाती है। ये बहुत जरूरी है लोगों को जानना कि कई लोग आते हैं कहते हैं हम क्रीम अपने फेस पे लगा रहे हैं बचपन से, कई सालों से लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है आपकी चमड़ी पतली हो जाती है और वो स्किन से सन से सेंसिटिव हो जाती है, मतलब वो यूवी सेंसिटिव हो जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि ओवर लॉन्ग टाइम, मतलब इमीडिएट आपको लगेगा हाँ अच्छा असर आ रहा है, पर जब लंबे समय तक आप यूज कर रहे हो ना तो चमड़ी पतली हो जाएगी, और जैसे जैसे जब भी आप धूप में जाओगे, हीट के पास जाओगे, खाना बनाओगे, एकदम गर्मी निकलेगी चमड़ी में। और उसके अलावा चमड़ी पतली हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स स्टेरॉइड्स यूज करने से आती है। आपने कहा कि जैसे आग के पास भी जाते हैं या खाना बनाने जाते हैं तो लाल हो जाती है। अक्सर इनमें देखा गया कि अगर ये सन रेज में भी जाते हैं, बाहर भी निकलते हैं धूप में, तो भी उनको बहुत समस्या होती है। तो डॉक्टर साहब क्या इसका इलाज है स्टेरॉइड से? जो क्योंकि बहुत उनका देखा है मोरल डाउन हो जाता है, व्यक्तित्व की बात करें तो एज अ डॉक्टर हम इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन हम आपकी बिल्कुल ओरिजिनल स्किन को वापस नहीं लेके आ सकते। हम कोशिश करते हैं कि जितना, क्योंकि जो आपका स्किन डैमेज हो गई और जो आपकी स्किन पतली हो गई है वो 100% वैसी वापस नहीं आएगी, बट डेफिनेटली हम उसके बाद पेशेंट को समझाते हैं कि अब आप अपना इस तरीके से अपना ध्यान रखिए, और जो बात सुनता है, जो कंप्लायंट रहता है, कुछ महीनों में असर आ जाता है और इंप्रूवमेंट आती है। पर उसके बाद भी आगे आपको ध्यान रखना पड़ता है हमेशा के लिए, क्योंकि एक बार आपकी चमड़ी पतली होगी आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। यानी आप यही सजेस्ट करेंगे जो लोग हमें आज सुन रहे हैं कि अक्सर जब भी ये फेयरनेस क्रीम या कोई भी ऐसी क्रीम यूज करें तो एटलीस्ट कंसल्ट करें डॉक्टर से। जी बिल्कुल, क्योंकि स्टेरॉइड का आपने कहा कि इलाज भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब एसपीएफ की बात करें तो अक्सर सनस्क्रीन को लेकर लेडीज में हमेशा ये जद्दोजहद बना रहता है, एसपीएफ कितना होना चाहिए, 20, 25, 30। तो भारत के हिसाब से, जिस इंडिया में हम रहते हैं, तो उस कंट्री के हिसाब से कितना एसपीएफ होना चाहिए, या क्या मौसम के हिसाब से होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 30 एसपीएफ और उसके बियॉन्ड सब बराबर इफेक्ट करते हैं। 1%, 2% का ही फर्क पड़ता है। तो कोई भी सनस्क्रीन जो 30 एसपीएफ या उसके बियॉन्ड कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो मिनिमम 30 एसपीएफ होना चाहिए। जो हमारी स्किन टाइप है, इंडियन स्किन टाइप है ना, तो हमारी जो स्किन है वो डार्कर स्किन टाइप है, जो फिट्जपैट्रिक 4 टाइप में आती है, मतलब डार्कर स्किन है। जो अमेरिकन होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो लाइटर स्किन होती है, हमारी डार्क स्किन है। तो वैसे भी हमारी स्किन जो है, हमें एक बेनिफिट है कि हमारी स्किन के अंदर ज्यादा मेलेनिन है, तो वो धूप से ज्यादा बचाव करती है। तो उतना ज्यादा हमें सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है जितना बाहर के लोगों को। इसीलिए यहाँ पे स्किन कैंसर जो मेलानोमा होता है वो कम है। लेकिन फिर भी सनस्क्रीन यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो एजिंग के साइंस कम करता है। तो इसीलिए मैं सबको समझाती हूँ कि 25 साल की उम्र के बियॉन्ड एटलीस्ट आपको अपना एक स्किन केयर रूटीन शुरू करना है। पहले करते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट अब जब 25 साल की एज पे आ जाते हैं तो आप एक रेगुलर स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करें। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में ये कहा कि कोलेजन का बहुत रोल होता है। कोलेजन जो है उसको टाइट रखता है स्किन को। अब उम्र के पड़ाव को तो कोई रोक नहीं सकता, 20 भी होगा, फिर 40 भी होगी, फिर उम्र 60 पे भी जाएगी। तो ऐसी महिलाएं जो 40 को क्रॉस कर चुकी हैं या जो 60 के पड़ाव में है या 60 से भी ऊपर है, तो उनके लिए क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आप सलाह देंगे कि क्या उनको यूज़ करने चाहिए और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स? जी, तो देखिए एंटी एजिंग में ना एक तो प्रोडक्ट्स आते हैं, बट 3 चीज़ें जो मैं बताती हूँ। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें लाएं, एक स्किन केयर रूटीन, और फिर एक प्रोसीजर्स आते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं जो हम स्किन केयर में बताते हैं। तो लाइफस्टाइल में हम ये बताते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें जिसमें आप बैलेंस डाइट ले, जिसमें खाना अच्छा खाएं, स्ट्रेस ना लें, स्मोकिंग ना करें, खूब सारा पानी पिए, दिन में अच्छे से सोएं, सेम टाइम पे सोएं, सेम टाइम पे जागे, 8 से 10 घंटे की नींद लें। तो एक सर्केडियन रिदम सही रहना चाहिए। मतलब अगर आप सोते हैं 8 से 10 बजे के बीच में आपका टाइम है तो वही होना चाहिए। नहीं कि एक दिन आप 8 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे सो रहे हैं, एक दिन 2 बजे, तो वो भी एक रिदम को डिस्टर्ब करता है। तो
तो अच्छी लाइफस्टाइल होने से बहुत लंबे समय में आपकी एजिंग कम आएगी। जी जी। फिर आते स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपकी साइंस ऑफ एजिंग को कम करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो खुद से ना यूज़ करके एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रेटिनॉइड्स, उसको हम लगा सकते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पे रिंकल्स कम करते हैं एजिंग पर। उनको लगाने का भी तरीका होता है, उनको गलत तरीके से ना लगाएं और किसी की रिकमेंड। ऐसे हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स होते हैं जो हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। और सीरम की बात करें डॉक्टर साहब, कई तरह के मार्केट में सीरम मिलते हैं। किस तरह का सीरम सेफ रहता है, या आपने कहा कि कंसल्ट करना चाहिए, तो किस उम्र से हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर लेने चाहिए? क्या लगता है कि 20 के पार हो या 40 के बाद? क्योंकि 60 की महिलाएं भी होती हैं, उनको भी लगता है कि जितनी हो गई वो तो ठीक है, लेकिन आगे ना बढ़े। जी, जिस समय समझ आए उसी समय यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, जो यंग हैं, जो हमारे श्रोता जो यंग हैं, वो 25 साल की उम्र से एटलीस्ट आप अपना एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट करें। और आपने पूछा सीरम क्या होते हैं, तो सीरम बेसिकली लिक्विड सोल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर दवाई है जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, और ज़्यादातर ये एसिड्स होती हैं। अब ये एसिड्स क्या करते हैं, आपकी टॉप लेयर ऑफ स्किन को निकाल देते हैं। उसको एक्सफोलिएशन बोला जाता है, मतलब पहले ऊपर की स्किन को निकाल देते हैं, उससे आपकी स्किन और ग्लो करती है, ब्राइट होती है। कई तरीके की एसिड्स होते हैं और सबके अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि मैंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो कई तरीके की एसिड्स होती हैं और उन्हीं के सीरम होते हैं। ऐसे खुद से कोई भी चीज़ ना यूज़ करके एक स्पेशलिस्ट के द्वारा ही जानकारी अपनी स्किन टाइप के बारे में लेके और यूज़ करें। यानी 60 साल में भी कर सकते हैं हम यूज़, क्योंकि कभी भी रुक नहीं सकता ये चीज़। एक्सफोलिएट करती है, यानी आपने कहा पुरानी स्किन को निकाल के नए स्किन को लाती है और ग्लो भी देती है। डॉक्टर साहब, अगर आजकल एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी इतना, और हर स्त्री चाहती है, अब तो स्त्री क्या कहूँ, मैं तो कहती हूँ हर इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूँ, त्वचा भी स्वस्थ रहे, तो क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से फ़र्क आया है? क्या ऐसे होते हैं फिलर्स की जो आंखों के नीचे गड्ढे भर जाएं, हमारी स्किन फिर से कुछ ग्लो करे? कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में आप बताएं। जी, तो वही तीसरी चीज़ है। मैंने लाइफस्टाइल बताया, स्किन केयर बताया, थर्ड इज इन क्लिनिक प्रोसीजर्स। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक होता है बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं जो हम रिंकल्स के लिए करते हैं। तो अपर फेस में रिंकल्स, आंखों की साइड में रिंकल्स होते हैं, उसमें वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मसल के अंदर दिए जाते हैं, मांसपेशी में। तो वो उस मांसपेशी को रिलैक्स कर देती है, तो उस वजह से रिंकल्स हट जाते हैं। ऐसे ही फिलर्स होते हैं, फिलर इंजेक्शंस होते हैं, तो वो गड्ढों को फिल करने के लिए होते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे गड्ढा हो जाना, लाइंस आ जाना जो नाक की साइड में आ जाती हैं, चीक्स को बेटर करना, जैसे उम्र के साथ जो है चीक्स जो हैं ढलने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो चीक ऑगमेंटेशन, चीक ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट लगे, तो उसमें फिलर्स यूज़ करते हैं। फिर एक होते हैं थ्रेड्स। तो थ्रेड्स हम आपके बेसिकली फेस में जो है सैगिंग को ठीक करने के लिए, जो फेस नीचे गिरने लगता है उम्र के साथ, उसे ठीक करने के लिए हम थ्रेड्स डालते हैं। डबल चिन के लिए थ्रेड्स यूज़ करते हैं, तो और जॉ लाइन को ठीक करने के लिए हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि PRP ट्रीटमेंट, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वो बालों में भी लगाया जाता है, फेस में भी लगाया जाता है। वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। फिर मेडिकेटेड फेशियल्स भी होते हैं। मेडिकेटेड फेशियल्स क्या अलग होते हैं डॉक्टर साहब पार्लर से? जी, मतलब उसमें कई लोगों को देखे कि पार्लर से आते हैं और उसके बाद थोड़े दिन बाद ही स्किन में ब्लॉटिंग और एकदम रिएक्शंस हो जाते हैं, तो सेफ नहीं रहते कुछ लेडीज़ के लिए। तो आप फेशियल इनके लिए, मेडिकेटेड फेशियल्स के लिए सजेस्ट करते हैं? जी, जो चाहता है करवाना मेडिकेटेड फेशियल्स में कोई बुराई नहीं होती है। अब ये भी इंडिकेशन वाइज होता है। तो एक तो होता है हाइड्रा फेशियल होता है, फिर ऑक्सीजनो फेशियल होता है, कार्बन फेशियल्स होते हैं, फोटो फेशियल होते हैं। तो कई सारे तरीके के होते हैं। कुछ इंडिकेशंस भी होती हैं, जैसे पिगमेंटेशन होती है तो हम कार्बन फेशियल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो अनइवन पिगमेंटेशन में हेल्प करती है। हाइड्रा फेशियल जनरली ग्लो के लिए यूज होता है। अब उसमें पील भी होती है, केमिकल पील्स होती है, सीरम्स होती है, जो हम उसके हाइड्रा फेशियल के पार्ट होती है। तो इसीलिए वो एक स्पेशलिस्ट द्वारा ही आप कराएं। कोई कई बार आजकल लोग पार्लर्स में भी ये सारी इक्विपमेंट्स रखने लगे हैं, बट ये सेफ नहीं है, वहाँ नहीं करवाना चाहिए। ये आपकी स्किन में डेफिनेटली फ़र्क लेके आते हैं, शॉर्ट लिव्ड फ़र्क लेके आते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी प्यारी बात जो आपने कही कि लाइफस्टाइल को ज़रूर मैनेज करके रखिए, और ख़ास तौर से जो आपने बताया कि सोए ज़रूर, 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, और खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो आपने मेडिकेटेड फेशियल्स की बात की कि ग्लो आ सकता है और काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लेज़र के बारे में बताया, और सबसे बड़ी बात जो आपने स्टेरॉयड के बारे में बताया कि अक्सर हम जो यूज़ कर लेते हैं फेयरनेस क्रीम, और जो भी क्रीम हमें दोस्त बताते हैं या रिश्तेदार, तो हम चल पड़ते हैं उस राह पे ना जाएं। और बेहतर यही रहेगा कि आप
जैसे डॉक्टर्स की सलाह ली जाए ताकि हमारी त्वचा स्वस्थ रहे। डॉक्टर सौम्या, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।